कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका से, जहां बर्फीली हवाएं तेज तूफान के साथ चल रही होती हैं। वहां वैज्ञानिकों की एक टीम को उस बर्फ में दबा हुआ एक बेहद पुराना एयरक्राफ्ट मिलता है। जब वैज्ञानिक उसे एयरक्राफ्ट में छेद करके धीरे धीरे अंदर दाखिल होते हैं तो जो नजारा उन्हें दिखाई देता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि वहां उन्हें मिलती है एक ढाल जिसमें लाल, नीली और बीच में स्टार बना होता है। फिर कहानी हमें ले जाती है सन 1942 में, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जहां पर एडोल्फ हिटलर का खास आदमी जिसका नाम योहान होता है। योहान सिर्फ हथियार बनाने वाला वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर भी था, एक ऐसा संगठन जिसका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। एक दिन योहान अपने सैनिकों के साथ एक पुराने चर्च में पहुंचता है। वो किसी चीज की तलाश में था, एक ऐसी चीज जिसकी ताकत इंसानी समझ से परे थी। चर्च के अंदर उसे वो चीज मिल भी जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो समझ जाता है कि ये नकली है। गुस्से में वो चर्च के फादर से पूछता है उस असली चीज के बारे में। फादर शांत आवाज में कहता है, जिस शक्ति को तुम ढूंढ रहे हो तुम उसके लायक नहीं हो। योहान चारों तरफ नजर दौड़ाता है और तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक छोटे से बटन पर पड़ती है। वो बटन दबाता है, अचानक दीवार के अंदर से एक रहस्यमयी बॉक्स बाहर आता है। जैसे ही योहान उस बॉक्स को खोलता है, पूरा चर्च नीली रोशनी से जगमगा उठता है। उस बॉक्स के अंदर था टेसरेक्ट, एक ऐसा क्यूब जिसके भीतर छुपी थी दैविक शक्तियां। बिना एक पल सोचे योहान चर्च के फादर को मार देता है और क्यूब को अपने हाथ में लेकर यहाँ से चला जाता है। और यहीं से दुनिया का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। अब कहानी पहुंचती है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, जहां देश की सेवा में भर्ती होने के लिए मेडिकल टेस्ट चल रहा होता है। चारों तरफ मजबूत, लंबे चौड़े नौजवान लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा लड़का भी होता है जो न तो ताकतवर है और न ही दिखने में सैनिक जैसा। ये दुबला पतला सा लड़का है स्टीव रॉजर्स। स्टीव बचपन से ही अस्थमा, कमजोर हड्डियों और कई गंभीर बीमारियों से जूझता आया है। इन सारी कमियों के बावजूद वह सिर्फ एक ही सपना देखता है, देश की सेवा करना। लेकिन किस्मत हर बार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। एक बार फिर मेडिकल रिपोर्ट आती है और स्टीव को फेल घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बिना किसी भावुकता के उसे साफ साफ कह देता है, तुम जंग के लिए नहीं बने हो। अगले ही दिन स्टीव अपने सबसे अच्छे दोस्त बकी से मिलता है, जो पहले से ही आर्मी में भर्ती हो चुका होता है। बकी उसे शहर में लगी एक खास एग्जीबिशन में ले जाता है, जहां भविष्य की तकनीक और नई खोजों की भव्य प्रदर्शनी लगी होती है। यहीं पर हमारी नजर पड़ती है हॉवर्ड स्टार्क पर, जो आगे चलकर आयरन मैन बनने वाले टोनी स्टार्क के पिता हैं। हॉवर्ड स्टार्क अपनी कंपनी की एक अनोखी फ्लाइंग कार सबके सामने पेश कर रहे होते हैं। इसी भीड़ के बीच स्टीव की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, आर्मी में भर्ती होने का एक नया विज्ञापन। बस फिर क्या था, स्टीव बिना एक पल सोचे उस भर्ती केंद्र की ओर बढ़ जाता है। बकी भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कई बार रिजेक्ट हो चुके हो, अब खुद को बार बार तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टीव रुकता नहीं। वो भावुक होकर कहता है कि हमारे देश के जवान सरहद पर जंग लड़ रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं, और मैं यहाँ सुरक्षित खड़ा होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और तभी पीछे खड़ा एक शख्स ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक है जिसका नाम डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन है। इसके बाद स्टीव भर्ती केंद्र के अंदर दाखिल होता है। यहाँ उसका मेडिकल टेस्ट होना था, लेकिन तभी एक नर्स कमरे में आती है और डॉक्टर को स्टीव की सारी बातें बताती है कि स्टीव इससे पहले भी कई बार आर्मी में भर्ती होने की कोशिश कर चुका है। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। स्टीव समझ जाता है कि इस बार भी वो फेल हो चुका है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ डॉक्टर अब्राहम आते हैं। वो स्टीव को गौर से देखते हैं और उससे एक अजीब सा सवाल पूछते हैं, क्या तुम नाजियों को मारना चाहते हो? स्टीव कहता है, मुझे किसी को मारने का शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्राहम समझ जाते हैं कि ये लड़का बाकियों से अलग है। हालांकि स्टीव घबराहट में अपने बारे में कुछ बातें छुपा लेता है। डॉक्टर अब्राहम कहते हैं, अगर तुम मुझे अपने बारे में पूरा सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर स्टीव सब कुछ बता देता है कि मैं ब्रुकलिन से हूं और सेना में भर्ती होने के लिए 5 बार कोशिश कर चुका हूं। फिर डॉक्टर अब्राहम स्टीव को मेडिकल में पास कर देते हैं, जिससे स्टीव बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है योहान के खौफनाक अड्डे में, जहाँ योहान अपने वैज्ञानिक के साथ एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक विशाल मशीन के बीचों बीच रखा होता है वही रहस्यमयी क्यूब। जैसे ही मशीन को एक्टिव किया जाता है, क्यूब से निकलने लगती है अनगिनत ऊर्जा की लहरें, जिसके बाद पूरा कमरा नीली रोशनी से चमक उठता है और मशीन उस पूरी ऊर्जा को स्टोर कर लेती है। ये नजारा देखकर योहान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। अब हम स्टीव को देखते हैं, जो सेना में भर्ती हो चुका है। उस सेना की इंचार्ज एजेंट कार्टर है। स्टीव उन सभी जवानों में से सबसे कमजोर होता है। वो हर एक्टिविटी में सबसे पीछे रहता है। एक बार सभी जवान रनिंग करते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पोल में झंडा लगा होता है। सबको बताया जाता है, हम बहुत दूर आ
आ चुके हैं। जो भी जवान इस पोल में लगे झंडे को निकलेगा उसे गाड़ी में जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सभी जवान उस पोल में लगे झंडे को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस झंडे को नहीं निकल पाता और तभी स्टीव उस पोल को नीचे से खोल देता है और झंडा निकालकर गाड़ी में बैठ जाता है। अगले दिन जब ट्रेनिंग चल रही होती है तभी वहाँ डॉक्टर इब्राहिम आते हैं। वो कर्नल को बताते हैं कि मैं सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव को चुनना चाहता हूँ। कर्नल ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर हम इसे सुई भी लगाएं तो वो भी इसके आर पार चली जाएगी। ये सभी जवानों में सबसे कमजोर है। इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास एक जवान है जिसके पास बहुत सारी खूबियां हैं। इसके बाद कर्नल एक ग्रेनेड उठाकर सभी जवानों के बीच फेंक देते हैं। सभी जवान ग्रेनेड को देखकर यहाँ वहाँ छुप जाते हैं, लेकिन स्टीव सभी को बचाने के लिए उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है और गाड़ी के पीछे वो जवान भी छुपा होता है जिसे कर्नल प्रोग्राम के लिए बता रहे थे। ये देखकर सभी को स्टीव पर भरोसा हो जाता है कि स्टीव ही सबसे बहादुर जवान है। फिर हम देखते हैं एजेंट कार्टर और स्टीव को, जो स्टीव को ब्रुकलिन ले जा रही होती है सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए, जहां पर डॉक्टर अब्राहम और उनकी पूरी टीम स्टीव का इंतजार कर रही थी। स्टीव को मशीन के ऊपर लिटाकर उसकी बॉडी में सीरम इंजेक्ट किया जाता है। फिर उस मशीन को चारों तरफ से बंद करके धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाई जाती है। जब 70% पर पहुंच जाती है तो स्टीव बहुत जोर से चीखने लगता है। एजेंट कार्टर मशीन तुरंत बंद करने को कहती है, लेकिन स्टीव अंदर से कहता है इसे बंद मत करो। फिर मशीन को 100% तक ले जाया जाता है और कुछ देर बाद मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है। इसके बाद उस मशीन को खोला जाता है। अंदर से निकलता है न्यू स्टीव। वो अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह एक सुपर ह्यूमन बन चुका है, यानी इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी जो कि योहान का आदमी होता है, वह एक ब्लास्ट करता है और सीरम की आखिरी सीसी निकाल लेता है। साथ ही डॉक्टर अब्राहम को गोली मार के यहाँ से भागने लगता है। डॉक्टर अब्राहम स्टीव को कहते हैं तुम इस दुनिया को बदल सकते हो, और इतना कहते हुए उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्टीव उसका पीछा करता है जहां पहले उससे भागा नहीं जाता था। अब वो बहुत तेज भागने लगता है और किसी तरह से उस आदमी तक पहुंच जाता है। वो सीरम की आखिरी शीशी जो उसके हाथ में होती है वो टूट जाती है। स्टीव उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपने मुंह में रखी साइनाइड की गोली को चबा लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ हमें योहान को दिखाया जाता है जो उस क्यूब की मदद से बहुत ही खतरनाक हथियार बना लेता है। फिर वह हिटलर के कुछ खास आदमियों को मार देता है क्योंकि वह खुद हाइड्रा का लीडर बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को दिखाया जाता है जिसके शरीर से कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे होते हैं क्योंकि सीरम की आखिरी सीसी भी टूट चुकी है। इनके पास अब सीरम का कोई भी सैंपल नहीं बचा है और साथ ही डॉक्टर अब्राहम भी मारे जा चुके हैं। एजेंट कार्टर स्टीव से कहती है डॉक्टर अब्राहम के बिना दोबारा सीरम बनाने में कई साल लग जाएंगे। वही हॉवर्ड स्टार्क को देखते हैं जो कर्नल और सीनियर्स को बताता है कि उसे नहीं पता कि ये सीरम और मशीन किस तरह से इंसान के ऊपर काम करती है, यानी अब ये और सुपर सोल्जर्स नहीं बना सकते। इनके पास अब पहला और आखिरी सुपर सोल्जर स्टीव ही है। उसका सीनियर स्टीव को बताता है कि जिस बहादुरी से तुमने योहान के आदमी को पकड़ा था, इससे तुम पब्लिक में बहुत फेमस हो गए हो। तुम्हारी फोटो अखबार में छपी है। तुम्हें डायरेक्ट युद्ध में नहीं भेजा जाएगा, उससे पहले तुम्हें एक प्रतीक बनाया जाएगा। फिर हम देखते हैं स्टीव को। अब स्टीव को असली जंग में नहीं बल्कि अलग अलग शहरों के स्टेज शो में भेजा जाता है। वो लोगों से अपील करता है वॉर बोर्ड्स खरीदिए ताकि सरकार के पास पैसा आए और उसी पैसों से हथियार, गोलियां और बारूद खरीदे जा सकें। लेकिन हर शो के साथ स्टीव के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और फीकी पड़ती जाती है क्योंकि ये सब वो नहीं बनना चाहता था। स्टीव को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक दिन स्टीव को इटली में तैनात असली सैनिकों के सामने परफॉर्म करने भेजा जाता है। वो सब के सब स्टीव का बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो उसे एक नौटंकी करने वाले से ज्यादा कुछ नहीं समझते। स्टीव को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो एक सोल्जर बनना चाहता था। ये सब नहीं। शो के बाद स्टीव उदास बैठा होता है। तभी वहाँ एजेंट कार्टर आती है। वो उसे बताती है कि कर्नल ने इटली में चल रहे युद्ध में 200 से ज्यादा सैनिक भेजे थे, लेकिन केवल 50 ही बचे हुए हैं और उन्हें भी हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन ने बंदी बना लिया है। स्टीव दौड़ते हुए कर्नल के पास जाता है और पूछता है कि क्या 7वीं बटालियन भी वहीं थी? कर्नल कहता है हाँ। फिर स्टीव कहता है मेरा दोस्त बकी भी वहीं था। क्या मेरा दोस्त बकी बचा हुआ है कि नहीं कर्नल? मुझे नहीं पता। स्टीव कर्नल से कहता है हमें उन्हें बचाना चाहिए। फिर कर्नल कहता है कि हम उस जगह हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर दुश्मनों की बहुत ही गहरी किलाबंदी है। अगर हमने अपने सिपाहियों को वहाँ पर भेजा तो हम अपने कई सिपाहियों को खो देंगे। लेकिन स्टीव अपने दोस्त को बचाना चाहता है। वह जाने की तैयारी करने लगता है। एजेंट कार्टर पूछती है कि तुम किस तरीके से वहाँ जाओगे? स्टीव बोलता है मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए चाहे पैदल ही जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। एजेंट कार्टर कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं एजेंट कार्टर और स्टीव प्लेन से जा रहे होते हैं। वो प्लेन से कूद कर वहाँ पहुँच जाता है। ये हाइड्रा की एक लैब होती है जहाँ पर बहुत ही आधुनिक हथियार होते हैं जो सब उसी क्यूब की एनर्जी से चल रहे होते हैं। स्टीव सभी सैनिकों को छुड़ा देता है और सबको यहाँ से निकलने के लिए कहता है और खुद अपने दोस्त बकी को ढूंढने निकल जाता है। बकी उसे अंदर मिलता है जहाँ पर उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। स्टीव बकी को अपने साथ लेकर
बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ योहान आ टपकता है। जैसे ही वो अपने चेहरे से मास्क उतरता है तो उसका चेहरा लाल रंग का हड्डी का ढांचा होता है, जिसका दूसरा नाम रेड स्कल है। रेड स्कल यानी योहान वो अपने वैज्ञानिक के साथ यहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि स्टीव ने जिन सैनिकों को छुड़ाया था वह लोग इन्हीं की मशीनों से इन्हीं लोगों और इस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं स्टीव अपने दोस्त बकी को यहाँ से निकाल लेता है और उसके जितने भी सोल्जर साथी होते हैं उन सबको यहाँ से छुड़ाकर वापस अपनी कैंप में ले जाता है। यहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही कर्नल भी। दरअसल कर्नल को स्टीव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन इस काम के बाद पूरा भरोसा हो गया जाता है। स्टीव एजेंट कार्टर को बताता है कि जब मैं हाइड्रा के अड्डे पर गया था तो मैंने वहाँ पर नक्शे में कुछ निशान देखे थे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हाइड्रा के अड्डे हैं जहाँ पर वो अपने हथियार बनाते हैं और मैं उन पर फिर से हमला करना चाहता। स्टीव कर्नल से बताता है कि मैं उस टीम के साथ दोबारा हाइड्रा की जगहों पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो हावर्ड स्टार्क के पास जाता है। वो स्टीव को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई शील्ड्स बनाई है, लेकिन वहाँ पर स्टीव को एक दूसरी शील्ड दिखती है। ये वही शील्ड है जिसे हमने अंटार्कटिका में देखा था। स्टीव उसके बारे में पूछता है। हावर्ड स्टार्क बताते हैं कि ये बहुत ही नायाब धातु से बनी है जिसका नाम है वाइब्रेनियम, जो धरती पर बहुत कम पाई जाती है। जितनी तुम्हारे हाथ में है बस उतना ही वाइब्रेनियम इस पूरी धरती में है। स्टीव एजेंट कार्टर से पूछता है कैसा लग रहा है? एजेंट कार्टर उसे पर बंदूक से हमला कर देती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। स्टीव हावर्ड स्टार को पर्ची देता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी यूनिफॉर्म में क्या क्या चेंज करना है। और अब स्टीव अपने सभी साथियों के साथ वो लोग हाइड्रा के कई अड्डों को निस्तो नाबूद कर देते हैं। वहीं स्टीव और एजेंट कार्टर अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर स्टीव अपने खास लोगों के साथ एक खास मिशन पर जाता है। दरअसल वो रेड स्कल यानी कि योहान के वैज्ञानिक को, जिसका नाम डॉक्टर झोला है, उस झोला का झोला करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर झोला एक ट्रेन में जा रहा होता है। तभी स्टीव अपने सभी साथियों के साथ उस ट्रेन में एंटर कर जाता है। स्टीव और बकी ट्रेन के अंदर जाते हैं जहाँ डॉक्टर झोला उन्हें मारने के लिए अपने लोगों को भेजता है। उनके बीच इसी दौरान बकी पर वो हमला करता है। तभी बकी स्टीव की शील्ड से अपना बचाव करता है, लेकिन हमला बहुत पावरफुल होता है जिससे बकी ट्रेन के बाहर जा लटकता है। स्टीव अपने दोस्त को बचाने की कोशिश भी करता है, पर जिस हैंडल को लटका होता है वो टूट जाता है और बकी गहरी खाई में गिर जाता है। वहीं झोला, जिसे अब पकड़ DDDH लिया गया है, वो कर्नल को बताता है कि बहुत जल्दी रेड स्कल दुनिया के बड़े बड़े देशों पर बम गिराने वाला है, जिससे पूरी दुनिया लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। वही योहान यानी कि रेड स्कल को दिखाया जाता है जो पूरी फौज के साथ इस दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। फिर हम स्टीव को देखते हैं जो अपनी बाइक से रेड स्कल के अड्डे में पहुंच जाता है, लेकिन उसके आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और रेड स्कल के पास ले जाते हैं। जैसे ही रेड स्कल स्टीव को मरने वाला होता है, स्टीव के साथी वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। कर्नल और एजेंट कार्टर भी पूरी फौज के साथ यहां पर पहुंच जाते हैं। तभी रेड स्कल यहां से क्यूब और खतरनाक हथियारों को लेकर एक प्लेन से भागने लगता है। तभी स्टीव एजेंट कार्टर की मदद से उस प्लेन तक पहुंच जाता है और अब स्टीव और रेड स्कल के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच में स्टीव अपना शील्ड को रेड स्कल की तरफ फेंकता है, जो शील्ड उस मशीन से जा टकराती है। तभी उसके अंदर रखा क्यूब बाहर आ जाता है। स्कल क्यूब को, लेकिन वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यूब की एनर्जी से स्पेस में एक वार्म होल खुल जाता है जिसके अंदर रेड स्कल समा जाता है। क्यूब वहीं प्लेन में गिर जाता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो प्लेन की धातु को गलाकर नीचे टपक जाता है। वहीं स्टीव प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो एजेंट कार्टर को रेडियो पर बताता है कि ये न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है और अगर मुझे लोगों को बचाना है तो मुझे इसे क्रैश करना होगा। एजेंट कार्टर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन स्टीव मजबूर है। वो अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। वो आर्टिक में उस प्लेन को क्रैश कर देता है और कुछ ही पलों बाद वो पूरा का पूरा प्लेन बर्फ के अंदर समा जाता है। वहीं हावर्ड स्टार को वो क्यूब मिल जाता है, लेकिन स्टीव का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जर्मनी की हार हो जाती है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कहानी अब वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर स्टीव की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं। उसके पास नर्स आती है। स्टीव उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो उसे बताती है कि तुम न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में हो। स्टीव को उस पर शक होता है क्योंकि रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है वो सन 1941 में हुआ था और स्टीव का एक्सीडेंट सन 1945 में हुआ था। इसलिए वो वहां से भाग जाता है और जब वो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पर आता है, वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदली हुई है और अगले पल उसके सामने निक फ्यूरी आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा प्लेन आज से 70 साल पहले क्रैश हुआ था। 70 सालों तक तुम बर्फ के नीचे दबे हुए थे और फिर भी तुम जिंदा रहे। हम तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुमने सब कुछ खुद पता लगा लिया। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।